नमस्कार। हम अक्सर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और उसकी जो उपयोगिता है आज के संदर्भ में भी हम अक्सर उसकी चर्चा करते रहते हैं। और आज हम इसी सिलसिले में वाटर पॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, इंदौर में भागीरथपुरा मोहल्ले में वाटर कंटामिनेशन की वजह से जो दूषित जल घरों में सप्लाई किया गया, उसकी वजह से करीब 15 लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा और करीब 200 से ज़्यादा लोग अस्पताल में अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो अपनी जीवन की रक्षा कर रहे हैं उसके लिए बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आपदा ऐसी हो गई जिसकी वजह से इतने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित होना पड़ा। इंदौर के सिलसिले में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंदौर देश में सबसे ज़्यादा साफ सफाई और स्वच्छता वाला शहर माना जाता है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें पिछले 8 साल से इंदौर शहर को नंबर 1 पोजीशन पर इंदौर शहर बना हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अक्सर वायु प्रदूषण पर हम बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जल प्रदूषण को लेकर बातचीत बहुत कम होती है। आमतौर पे चर्चा होती है जब भी हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन को लेके, तो कहीं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ वाटर कंटामिनेशन हो गया, या जैसे बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं तो गंगा नदी को लेके काफ़ी बातचीत होती है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके किनारे वो पॉल्यूशन हो रहा है, यमुना में भी पॉल्यूशन हो रहा है। इस तरह से कुछ टिडबिट्स में चर्चा होती है, लेकिन समग्र तौर पर ऐसी चर्चा होना मुश्किल होता है। लोकल लेवल पर कभी कुछ एनजीओज ऐसे क्वेश्चन रेज करते हैं, उनके अपने सैम्पलिंग पैटर्न होते हैं, तो वो बात सामने आती है और वो शॉर्ट टर्म रेमेडियल मेजर लेकर उसे दूर भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। नदी, तालाब और ट्यूबवेल में होने वाले प्रदूषण को तो हम आमतौर पर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन पाइपलाइनों के द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसको आमतौर पर हम इग्नोर करते हैं। और यही यहाँ पर इस शहर की घटना से सामने आया कि पाइपलाइन के द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसको भी पॉल्यूशन के संदर्भ में उसी श्रेणी में कंसीडर किया जाए जिस श्रेणी में हम नदी, तालाब और नलकूप के बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि पाइपलाइन से जो वाटर सप्लाई हो रही है उसको भी इसी दायरे में रखना चाहिए। ऐसा एक आंकड़ा उपलब्ध है, अखबार में भी छपा है, जो ये बताता है कि 70% से ज़्यादा जल किसी न किसी तौर पर प्रदूषित है। और प्रदूषित है इसका मतलब जो स्टैंडर्ड मानक हैं, जो कि BIS स्टैंडर्ड में आते हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड में आते हैं, उनके अनुरूप नहीं है, उनसे बहुत कमतर है। और जब 70% पानी प्रदूषित है तो इसका मतलब आम तौर पे हम सभी लोग किसी न किसी तरह से प्रदूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। और अब ये जानें कि प्रदूषित जल से नुकसान क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो जो सीधा सीधा नुकसान है वो हमारे हेल्थ को लेकर है, क्योंकि हमारे शरीर का जो मुख्य तत्व है वो पानी है। और जब कंटामिनेटेड वाटर जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है, जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा करता है। उसकी वजह से एक तो ये स्वास्थ्य का नुकसान हो गया, दूसरा आर्थिक नुकसान भी होता है। वो इसलिए होता है कि जो बीमारियों को दूर करने के लिए जो मेडिकल रेमेडीज़ हम लोग लेते हैं उसमें एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है और वो एक प्रॉब्लम है। और कई बार जैसे कि यहाँ पर हुआ कि 15 लोगों की डेथ हो गई, उसकी वजह से आने वाली जो जनरेशन है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको भी कभी कभी सर्वाइवल का इशू हो जाता है। बहुत गरीब लोग भी हैं जिनके पास रोजी रोटी का भी पुख्ता साधन नहीं है। तो ऐसे में जो इस तरह के पॉल्यूशन के जो नुकसान हैं ये बहुत
बड़े लेवल पर है। तो ये इसीलिए इसको कंसर्न है। तो क्या कोई कानूनी प्रावधान है? बिल्कुल कानूनी प्रावधान भी है। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में बना हुआ है, और इसमें वाटर पॉल्यूशन को लेके बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी हुई है। और वो परिभाषा क्या है वो मैं आपको रीड आउट भी कर देता हूँ। वो परिभाषा यह है कि प्रदूषण से जल में ऐसा कंटामिनेशन जिससे जल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो, या सीवेज डिस्चार्ज से कोई न्यूसेंस पैदा हो रहा हो, या इसी तरह का कोई कैरेक्टर में कोई चेंज आया हो, जिसकी वजह से डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या पशु पक्षियों के ऊपर किसी प्रकार की हानि हो सकती हो, वो सभी इस तरह के प्रदूषण के अंदर कंसिडर किए गए। तो इसीलिए कानूनी प्रावधान तो बने हुए हैं, और हमको इसीलिए ये देखना चाहिए कि जब इस तरह के प्रावधान है तो यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी दायित्व बनता है। यहाँ पर जो दूसरी बॉडीज़ हैं जो कि वाटर बॉडीज़ को मॉनिटर करती हैं, उनका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि इस सेक्टर पर ध्यान दें और कोशिश करें और कि इसमें जीरो टॉलरेंस की प्रैक्टिस हो और स्वच्छ जल सभी सेक्टर्स को सप्लाई किया जाए। एक अनुमान ये भी है कि पानी से होने वाली बीमारियों में करीब 2 लाख लोग सालाना अपनी जान गंवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न का विषय है कि 2 लाख लोग यदि जान गंवा रहे हैं तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है, और ये बहुत सीरियस समस्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे जजमेंट हैं जो कि साफ और स्वच्छ पानी को सप्लाई करने के बारे में। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एम.वी. नायडू और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ जल की उपलब्धता जीवन के लिए आवश्यक है और जीवन के लिए फंडामेंटल राइट है, ऐसा करके अपने फैसले किए। तो इसीलिए कानूनी तौर से भी हम स्वच्छ जल पाने के अधिकारी हैं। इंदौर की घटना ये बताती है कि स्वच्छता सिर्फ सड़कों से कचरा उठाने भर की नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि वाटर और सीवेज की कंडीशन को भी नापने की ज़रूरत है। मतलब हम यदि ये देख रहे हैं कि शहर से सही जगह से और सभी स्थानों से कचरा समय पर उठाया जा रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, तो वो एक पैमाना है। लेकिन इसके साथ में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी हैं, तो उनके बारे में भी स्वच्छता सर्वेक्षण में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, डिटेल में सर्वे करने की ज़रूरत है, डिटेल में डेटा कलेक्शन करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक समग्र जो है एक रिपोर्ट तैयार हो जो कि सिटी की हेल्थ को और वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। कुछ इसमें सुझाव इस तरह से हो सकते हैं कि नगर निगम और नगर पालिकाएँ जो पानी दे रही हैं, तो उस पानी की क्वालिटी क्या है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और ये जानकारी नगर पालिका और नगर निगमों में रेडीमेड अवेलेबल होना चाहिए, जो किसी भी समय मांगी जाए तो वो उपलब्ध हो। क्वालिटी नापने के लिए सैम्पलिंग साल में कितनी बार की जा रही है, ये नगर निगम के पास आंकड़े होना चाहिए। समय समय पर क्वार्टरली या हाफ ईयरली सैम्पलिंग जोन वाइज, यदि उनके जोन बने हैं, यदि सेक्टर बने हैं तो सेक्टर वाइज, और यदि मोहल्ले हैं, कॉलोनी है तो कॉलोनियों के हिसाब से सैम्पलिंग जरूर होना चाहिए। यह ऐसे डेजिग्नेटेड पॉइंट हो जहाँ से आप सैम्पलिंग कर सकते हो, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं हो कि किसी दिशा में बहुत ज़्यादा है, किसी दिशा में बहुत कम है। जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होना उसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है? सिंस आप एक बड़े सेक्टर में पानी की सप्लाई करते हैं और पानी का सोर्स भी कहीं दूर होता है, तो सोर्स से लेके यहाँ तक या जो एंड पॉइंट तक जो पानी आ रहा है, उस पानी की क्वालिटी क्या है, इसको चेक करने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम
नगर पालिकाओं के पास में, नगर निगम के पास में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और उसमें भी ऐसे लोग हों जो कि इन विषयों की गंभीरता को समझते हों। वाटर क्वालिटी से संबंधित जो शिकायतें हैं उनके निपटान के लिए क्या सिस्टम है, ये भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम सभी नगर पालिकाओं और सभी नगर निगमों के पास में होना चाहिए। क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकें साल में कितनी बार होती हैं, रेगुलरली होना चाहिए, जिससे कि जो डेविएशन हो रहे हैं, जो मानक हैं, उनमें उनके हिसाब से पानी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग हो, और इसके ऊपर यदि कोई कमी बेशी है तो उसके सुधारा भी जाए। वाटर क्वालिटी से संबंधित जो शिकायतें हैं उनको मिलने के बाद, वो शिकायतें मिलने के बाद कितने समय में उसका निपटान किया गया, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। कारण ये है कि जब जानकारी होगी तभी आपको मालूम चलेगा कि शिकायत मिलने के बाद आप तुरंत उसका निपटारा कर देते हैं, 1 हफ्ता लगता है, महीना भर लगता है, साल भर लगता है। ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब जानकारी होगी तभी आप बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में खराब जल की क्वालिटी के बारे में शिकायत की गई है, तो जब तक वो शिकायत दूर नहीं हो गई है तब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या किए गए हैं, इसकी भी जानकारी होना चाहिए और इसका प्रबंध होना चाहिए। क्या वहाँ पर इमीडिएटली जो वाटर लाइन है, पाइप लाइन है, उससे सप्लाई बंद कर दी गई है, अल्टरनेट क्या टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है, या जैसे महलों में एक एडिशनल टेम्परेरी पाइपलाइन लगा कर पानी सप्लाई किया जाता है, उस तरह से कोई प्रबंध किया गया है। तो ये जानकारी भी होना चाहिए और इसके लिए एक सिस्टम बना होना चाहिए कि हम ऐसी इमरजेंसीज में क्या करेंगे। दूसरा, पनिशमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि पनिशमेंट सिस्टम के अभाव में लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और लापरवाही दिखाते हैं। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पनिशमेंट से ही काम नहीं चलता है। जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो वेल ट्रेन होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सप्लाई के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं, और जो शिकायतें आ रही हैं उन्हें हमें कैसे निपटाना है। तो ये सब चीज़ें, ये गंभीरता बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जो इंदौर से जो हमें सबक मिला है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे की हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, सैनिटेशन की जो स्कीम है, उसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये यदि हम कर लेते हैं तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनका तो बहुत दुख है, लेकिन कम से कम वो इस बात को लेके सुखी होंगे कि जो वो जीवन उन्होंने गंवाया है, तो आगे जो स्कीम बन रही है वो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक इससे हमने सीखा है। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इसे जानकारी हासिल कर सकें और अपने कमेंट दे सकें, जिससे कि इसे और बेटर बनाया जा सके। धन्यवाद।